प्यारे बच्चों, आपका वाइस एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, वाइस एकेडमी ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक कूपन स्कीम लॉन्च की है, जिससे आप इस कूपन का यूज करके जो हमारे पहले 100 बच्चे जो रजिस्ट्रेशन इस कूपन कोड से कर रहे हैं, उनको वाइस एकेडमी लाइफ टाइम एक्सेस देगी, वो भी फ्री में। तो बच्चों, यूज कूपन कोड ठाकुर THAKUR and register yourself with Wise App और लाइफ टाइम के लिए फ्री में एक्सेस गेन कर लो। ये अच्छा मौका है आपके लिए। बच्चों, बढ़ते हैं हम अब अपने 4th लेक्चर की तरफ, जो आपका फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका 4th लेक्चर क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें आज हम इस टॉपिक में कौन कौन सी जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कवर करेंगे, उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शंस की, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड एक्टिविटीज related with combination reactions and applications of these activities with other example। जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विद एग्जांपल। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड एक्टिविटीज associated with displacement reaction। And then next topic, double displacement reactions and activities with example। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या नाम है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं। बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होगा क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? इन दीज रिएक्शन 2 or more reactants are combined to form a single product अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन के ऊपर दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चों, इसमें हम एग्जांपल से समझें इसको। एग्जांपल से समझते हैं तो एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है? एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट क्या है? बी। जब ये दोनों कंबाइन करके आपस में, तो इन्होंने क्या बना दिया? हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, ए बी। ये सिंगल प्रोडक्ट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। अब ये क्या बना रहा है हमारे पास? HCl गैस। क्या बना रहा है? HCl गैस। अब ये जो रिएक्शन है वो जो प्रोसीड हुई है वो कैसे हुई है? कंडीशन है सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ठीक है। अब यहां पे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि HCl गैस
और HCl एक्वस, इनका नाम क्या है? क्या नाम होगा भाई इनका? HCl का नाम क्या अभी बताया था मैंने? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये जो HCl एक्वस है इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये जो HCl गैस है, इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर। जब ये पानी में घुल जाएगी तो क्या बन जाएगा इसका? HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो इस तरह से चलेंगी। जैसे हमारे पास कार्बन सॉलिड एक एग्जांपल, और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन, इसकी बर्निंग हुई है, जलाएंगे हम इसको तो क्या बन जाएगा इसका? CO2। CO2 गैस बन गई। क्या बन गई? गैस। CO2 गैस बनी है, तो ये क्या करेगी? ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्टिविटीज रिलेटेड विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आपके सिलेबस में है। तो जो एक्टिविटी है हमारे पास वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका फार्मूला क्या होता है भाई? CaO। क्या फार्मूला है इसका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नाम है क्विकलाइन। क्या नाम है इसका? क्विकलाइन। कॉमनली इसको हम क्विकलाइन से जानते। अब इसमें क्या हुआ? ये जो क्विकलाइन है, क्विकलाइन दिख रहा है ना भाई सबको? ये जो क्विकलाइन है इसमें क्या हो रहा है? क्विकलाइन में हमने क्या करा? क्विकलाइन को बिकर में लेना है आपने, बिकर में लेना है तो फिर उसमें क्या डालना है आपने? वाटर डालते जाना। ये वाटर आपने बिल्कुल धीरे धीरे डालना है और ऑब्जर्व करना है कि वहां पे किस तरह से रिएक्शन हो रही। तो आप देखेंगे इस केस में जैसे ही आपने पानी डाला, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी डालेंगे तो आपने क्या ऑब्जर्व करना होता है? क्या ऑब्जर्वेशन आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे? आप देखेंगे कि जो रिएक्शन जैसे ही पानी के कांटेक्ट में CaO आता है तो वहां पे हिसिंग साउंड के साथ और बबल्स के साथ रिएक्शन शुरू होती है। ठीक है? और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनिशियली यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये बॉइल करने शुरू हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकल रही है यहां से। ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये आपने एक और चीज ऑब्जर्व करनी है, ये जो रिएक्शन है विगरसली प्रोसीड करती है और ये एक्सोथर्मिक नेचर की है, जिसमें से टेम्परेचर बाहर। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है इससे। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई? CaO, इसमें क्या करा हमने? H2O डाला। H2O डाला तो क्या बन गया हमारे पास भाई? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या बना है? सिंगल प्रोडक्ट। तो ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट जो कंपाउंड है इस टाइम वो मिलके क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अब जैसे मैं बात करूं, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें हमने ये पानी ज्यादा डाल दिया है तो एक तरह का सस्पेंशन बन जाएगा। इसका सस्पेंशन क्या बनेगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन है। तो उस सस्पेंशन को क्या बोलेंगे हम? नाम क्या लिखेंगे इसको हम? मिल्क ऑफ लाइम। ये ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो मिल्क ऑफ लाइम है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन सॉल्यूशन है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मिल्क ऑफ लाइम। अब इस मिल्क ऑफ लाइम को हम क्या करें? इस मिल्क ऑफ लाइम को, जैसे सपोज ये मेरे पास मिल्क ऑफ लाइम है,
इसको मैं ओवरनाइट रखता हूं, ओवरनाइट रखूंगा तो इसमें क्या होगा, ओवरनाइट रखा मैंने इसको, तो इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, सेटल हो जाएगा नीचे, सेटल हो गया ना ऐसे। और यहाँ पे आपके पास ये जो मदर लिक्विड है इसको क्या बोलेंगे हम, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम, लाइम वाटर। इसको लाइम वाटर हमने बोल दिया। तो ये लाइम वाटर है। अब लाइम वाटर में क्या होता है, इस चीज का, इस पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं वो मिल्की हो जाता है, क्यों होता है? तो सिंपल क्या लिखना उसका आंसर, कि जो लाइम वाटर है इट कंटेन CaOH ट्वाइस इन ट्रेस अमाउंट। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर में ट्रेस अमाउंट में रहता है। और जो हमारे पास कैसे है, ट्रेस अमाउंट में। जब हम इसमें CO2 पास करेंगे, या इस रिएक्शन को हम देखें किस तरह से हो रही है, तो मैंने बोला जो लाइम वाटर है वो क्या कर रहा है, लाइम वाटर के जो ट्रेसेस हैं, CaOH के जो ट्रेसेस है लाइम वाटर में, जब हम उसमें CO2 गैस पास करते हैं तो आपको क्या देगा, CaCO3 प्लस H2O, ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। समझा की बात? अब ये जो है ये व्हाइट कलर का है, इसी की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की अपीयरेंस देता है, इट टर्न्स मिल्की व्हेन वी पास CO2। तो CO2 को टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर का यूज होता है, क्योंकि CO2 लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, या CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्लियर है? तो अब हम इसकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कि जो इसमें एक चीज और देख लो, हमारे पास दोबारा इस रिएक्शन को हम समझ रहे हैं, यहाँ पे इसको कैसे याद रखना आपने, ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से याद रखना। यहाँ पे क्विक लाइन है, इसको क्या लग रही है भाई, इसको प्यास लग रही है, इसको पानी दे दिया, पानी दिया तो इसका क्या बन गया, स्लेक लाइन, CaOH। यानी कि ये क्या है, क्विक लाइन है, इसमें क्या डाला है, इसको पानी पिलाया तो क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, पानी पी के ये बन गया CaOH ट्वाइस। ठीक है? अब इसको प्यास क्यों लगी थी, अगर हम पूछें इसको प्यास क्यों लगी थी, तो प्यास क्यों लगी थी भाई, ये जो CaO था ये कहां से निकल के भागा, ये निकल के भागा CaCO3 से। जब इसको CaCO3 को स्ट्रॉन्गली हीट करा है, क्या करा है, स्ट्रॉन्गली हीट दी है इसको, तो ये किस में टूट गया, CaO में और CO2 में। ठीक है? ये तो गैस से ही निकल गई। अब ये यहाँ पे क्विक लाइन है, इसको हीट किया हुआ है, हीट किया है तो इसको प्यास भी लगेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। जब इसको हम पानी देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्विक लाइन में जब हम पानी डालते हैं तो उसका क्या बन जाता है, स्लिक लाइन। और आपने रिएक्शन याद रखनी है। अब ये जो स्लेक लाइन है हमारे पास, इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है व्हाइट वाश में भी यूज कर सकते हैं इसको। जैसे एप्लीकेशन आप यहाँ पे डायग्राम पिक्चर देख रहे हैं, ये जो CaOH ट्वाइस है इसको हम व्हाइट वाश के लिए यूज करते हैं, घरों में व्हाइट वाश के लिए यूज किया जाता। समझा कि बात? जो CaOH ट्वाइस है ये, इसको जब हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, जो वाल्स होती हैं उसमें अगर हम अप्लाई करें तो इनिशियली हमें तो ऐसे दिखेगा यार ये क्या कर दिया, डल अपीयरेंस आई, पर वो विद इन 2-3 डेज जो है बिल्कुल जो वाल है वो व्हाइट अपीयरेंस देती है, ब्राइट व्हाइट हो जाती है।
चमक आ जाती है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है? यहां पे अप्लाई क्या करा हमने वाल पे, CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये अप्लाई किया है। अब ये जो CaOH ट्वाइस एटमॉस्फेयर पे हमारे पास क्या है, CO2 तो प्रेजेंट रहती है। जब CO2 CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो क्या बनेगा, CaCO3 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये जो CaCO3 है ये क्या करती है, व्हाइट कलर देती है आपकी वाल से, ठीक है। तो व्हाइटनेस किसकी वजह से आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। क्यों आ रही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जब कांटेक्ट में आती है तो वहां पे CaCO3 की लेयर बनने शुरू हो जाती है और CaCO3 क्या होता है, व्हाइट कलर का। जैसे चौक यूज करते हैं लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो वो भी कैसे होते हैं, व्हाइट। वो भी इसका फार्मूला भी क्या है, CaCO3। मार्बल है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है, CaCO3। तो यहाँ पे व्हाइटनेस जो आ रही है वो इस कंपाउंड के बनने से आएगी और वो टाइम लेगी, एकदम नहीं आएगी। क्लियर है ये टॉपिक? तो चलो अब बढ़ते हैं हम अगली रिएक्शंस की तरफ। इसके एग्जाम्पल हैं, पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। बिल्कुल, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है, जैसे H2Cl2 करिए हमने, ये इसने क्या दिया है आपके पास 2H3। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है। CO कंपाउंड है और ऑक्सीजन, और इसने क्या दिया, एलिमेंट है, और इसने क्या दिया आपके पास, कंपाउंड फॉर्मेशन करी है, CO2 दे दी, ठीक है। कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, जैसे NH3 कंपाउंड है, HCl भी कंपाउंड है, और इसने कंबाइन करके क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो जो रिएक्शंस हैं हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है, कंपाउंड एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है, और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। पर कॉमन क्या है, उन्होंने सिंगल ही प्रोडक्ट बनाना है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट होती है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट होती है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल, और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। समझा रही है बात? जैसे सपोज यहां पे ये सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, सिंगल रिएक्टेंट स्पीसीज है हमारे पास, और इसने क्या करा है, दो में ये टूट गया है, दो प्रोडक्ट बनाए हैं, एक ये और एक ये। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more product, किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों अब हम इसका टाइप्स कर लें डिकम्पोजिशन की। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो आपके पास कितनी तरह की रही, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन तरह की, ठीक है। कितनी तरह की होती है, तीन तरह की डिकम्पोजिशन। फर्स्ट हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस बोल दो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड थर्ड
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 तरह की रिएक्शंस हैं जिसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो होंगी वो 3 तरह की है। पहली कैसी होगी भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी जिसमें हमने बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ना होता है। समझा ये बात? थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ? जो रिएक्टेंट है उसको हमने हीट देके, टेम्परेचर देके उसको प्रोडक्ट में तोड़ना है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी जिसमें रिएक्टेंट को हम जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट स्पीशीज में ब्रेक करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो फोटोलिसिस होती है इसमें these are those type of decomposition reactions in which the reactant species break down into 2 or more product by या in the presence of light। यहाँ लाइट की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं मैं डेफिनेशन। जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, दीज आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट स्पीशीज गिव राइज टू 2 or more product by the application of heat। Electrical decomposition, these are those type of decomposition reactions in which the reactant molecule give rise to 2 or more product molecules by the application of electricity। ठीक है। और फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, these are those decomposition reactions in which the product in which the reactant molecule give rise to 2 or more product substance by the application of light। क्लियर है? तो इनके एग्जाम्पल हम करें। इसमें हम पहला करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सपोज हमारे पास क्या हो रहा है? फर्स्ट एग्जांपल ले रहा है हाइड्रेटेड FeSO4। क्या है? हाइड्रेटेड FeSO4 फेरस सल्फेट है। इसको क्या करा है? हीट करा है। हीट करा है तो क्या बन गया हमारे पास? फेरस सल्फेट एनहाइड्रस। वाटर मॉलिक्यूल हट गया यहां से। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे भाई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जब हमने इसको हीट करा तो ये कैसा? यहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जहां से वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल गया। बच्चों ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, देखो ये जो फेरस सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। कैसा? लाइट ग्रीन। जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां से रिमूव हो गया तो ये इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? डर्टी व्हाइट। कैसा होगा भाई? डर्टी व्हाइट। अब यहां पे क्या करना है? अब ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है FeSO4 है, इसको फर्दर हीटिंग करी है। इसको क्या कर रखा है? फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन करी है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। इसको दोबारा तोड़ा है। क्या बनेगा उसका? उसका बन गया हमारे पास Fe2O3, यानी कि क्या बनेंगे? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और साथ में क्या इवोल्व हुआ है? SO2 और SO3 गैस, ये इवोल्व हुई। समझाइए बात? तो जैसे ही जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो यहां बना,
इसकी जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जिसका नाम ही थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो जो फेरस एनहाइड्रस जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट था, उसने हमें 3 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दिए। 3 दिए ना, 3 सब्सटेंस, 3 प्रोडक्ट दिए, 1 2 3। तो ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो ये डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन एक और है आपके पास, क्या है, जो लेड नाइट्रेट है। क्या है भाई, जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस। इसको क्या करें, लेड नाइट्रेट की हमने एक्टिविटी करी थी ना, तो वही लेड नाइट्रेट है। इसको जब हम हीट करते हैं, मींस थर्मली ब्रेक डाउन करते हैं, तो इट गेट ब्रेक डाउन इनटू 3 प्रोडक्ट। कौन कौन से, लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को जब हम इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इट गेट ब्रेक डाउन इनटू 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये थर्मली इसको ब्रेक डाउन किया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें हम हीट का यूज करके जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे। अब जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोलिसिस है, मींस इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन करना होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने उनको तोड़ दिया। तो बच्चों, आपकी 10th क्लास में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको यहाँ पे हम समझते हैं, और एक्टिविटी वो किस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो, इस तरह की डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। यहाँ पे जो हेडिंग है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो इसमें क्या करा हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुएटेड वाटर। जो एसिडुएटेड वाटर है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी है, एसिड डालना। यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया है आपकी एक्टिविटी में। तो यहां मैं एक और एक्टिविटी करवाऊंगा जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा बढ़िया से समझा जाए। 2 करेंगे, HCl डाल के भी देखेंगे इसमें, कौन सा, HCl। ठीक है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है जितने भी एसिड हैं, जैसे सपोज आपके पास CH3COOH, उसका यूज करना है एसिटिक एसिड, उससे वो किस तरह की रिएक्शन बनेगी। 2 मैं करवा रहा हूं, बाकी मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो एसिडुएटेड जो वाटर है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किस तरह से वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और एनोड और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस हम कलेक्ट करते हैं, और कितने वॉल्यूम गैस हम कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या हुआ, यहां पे मैं इसको और सिंपल बना देता हूं। यहां इन्वर्टेड है, हम इसको इस तरह से बना देखते जाओ। यहां पे बिल्कुल आसान है, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए। हमने क्या करा है, वाटर लिया है, वाटर है भाई पानी। अब पानी में क्या करा, पानी में हमने कुछ ड्रॉप, जैसे ये डाल दी मैंने, ये कुछ ड्रॉप क्या करी हमने, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। किसकी डाली है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की। देख लूं इसमें क्या ले रखा है, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया H2SO4। क्या डाला इसमें, ये H2O है, साथ में क्या डाला, पानी में हमने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल रखी इस रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड रख दी, 2 इलेक्ट्रोड रखी है। ये इलेक्ट्रोड में यहाँ तक इसको ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब
लगा दी, टेस्ट ट्यूब लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बैटरी ली है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। समझा रही है बात? तो यहाँ अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एक नेगेटिव, इसको एक इलेक्ट्रोड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, दूसरे वाले को नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हम यहाँ पे स्विच कहीं भी लगा दो, स्विच लगाएंगे। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच के साथ इसको हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? H2O। ये किस में डिसोसिएट होगा? H और OH नेगेटिव। ठीक है, और जो H2SO4 है, H2SO4 है, वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा भाई? प्रोटॉन में और SO4 2 नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट है। बिल्कुल आप समझो इस चीज को, इसमें डिसोसिएट है। अब यहाँ पे जहां हमें पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा था, पॉजिटिव टर्मिनल दिया होगा, तो वहां पे ये OH और SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के साथ पास अक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इस साइड जहां हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पे क्या अक्यूमुलेट होगा भाई? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आ जाएंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन कौन सी इलेक्ट्रोड के तरफ जाएंगे? जिस इलेक्ट्रोड पे हमने नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ रखा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरह से होगी? एनोड पे क्या हुआ? अब देखो हमने क्या करना है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां तक समझा? एनोड किसको बोलेंगे हम? एनोड बोलेंगे हम इस इलेक्ट्रोड को। क्यों बोलेंगे एनोड इस इलेक्ट्रोड को? एनोड में क्या हो रहा है, देखो जब ये स्विच ऑन करेंगे हम तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड से और वो कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो ऐसी इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, एनोड कैथोड को हम चार्जेस से नहीं बता सकते कि चार्ज क्या हो। चार्ज से हम बता दें कि एनोड जो है वो ऐसी इलेक्ट्रोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज, तो वो गलत डेफिनेशन होगी। कैथोड ऐसे नहीं बोल सकते हम, ऐसी इलेक्ट्रोड विच हैव नेगेटिव चार्ज, तो वो चीज गलत है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। समझा रही बात? एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड फ्रॉम वेयर loss of electron takes place and cathode is what? cathode क्या होती है? cathode is that electrode from where gain of electron takes place, जहां से गेन हो इलेक्ट्रॉन का। तो जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो जिसको क्या बोलेंगे हम? एनोड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ। समझा रही बात? जैसे इलेक्ट्रॉन, ये स्पीसीज, इन दोनों में से कोई एक स्पीसीज, जो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव, तो इनमें से कोई एक स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, दोनों नहीं छोड़ेगी। इनमें फिर कौन छोड़ेगी? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। तो एनोड पे दो हमारे पास एनायनिक स्पीसीज है, कौन कौन सी? एक OH नेगेटिव और एक SO4 नेगेटिव, ये दोनों अक्यूमुलेट हुई। अब यहाँ पे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे समझ लो, पहले यहां समझा देता हूं मैं तुम्हें। एक OH नेगेटिव है,
ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये समझ रहे हम इस कंसेप्ट को। तो ये OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, समझा रही बात, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक OH और ले लिया हमने, OH बन गया और एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये OH और ये आपस में मिलके क्या बना रहा है, H2O। क्या बनेगा, H2O। अब भी O रह रहा है हमारे पास, तो एक OH और ले लिया हमने नेगेटिव, ये क्या कर रहा है, OH बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। समझा की बात, एक और OH ले लिया नेगेटिव, ये भी क्या कर रहा है, OH और एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, OH और H जुड़ रहा है, और ये जो O बच रहा था एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में, ये भी आपस में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया टोटल, यहाँ कितने OH यूज हुए हमारे पास, 1 2 3 4। तो जो 4 OH होंगे वो क्या करेंगे, 2 H2O बना रहे हैं, एक ये। तो यहां क्या दिया इसने, 2H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े भाई, 1 2 3 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं एनोड से बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये टॉपिक, क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां पे देखो कैथोड पे क्या हुआ, जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे तो प्रोटॉन ही है वहां पे, मींस H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो स्पीसीज वहां रहेगी, क्योंकि कैथोड मैंने क्या बताया, कैथोड ऐसी इलेक्ट्रोड होगी जहां से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो स्पीसीज है वो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, ये जैसे सपोज हम बैलेंस करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन लगेंगे, तो क्या बनेगा इसका 2H2। ये समझा रही बात। यहाँ एक चीज और, एनोड पे एक चीज और रहेगी लिखने को, ये साथ में O2 भी बनेगा। क्या बनेगा साथ में, O2 ऑक्सीजन। क्लियर है। तो एनोड पे क्या हुआ हमारे पास, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तो H2O निकल गया, एक H2O निकल गया, एक O और एक O, ये बच रहा था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया O2। अब यहाँ पे जो एनोड है उस पर कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। अब कौन सी गैस कितनी कलेक्ट हुई, कौन सी गैस कितनी कलेक्ट हुई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैथोड है उसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कलेक्ट हुई, कितनी, 2 वॉल्यूम, और एनोड पे 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन कलेक्ट हुई। यानी कि जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रही है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है, 2 गुना है। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी इस तरह से होगी आपके पास। अभी हम एक और कंसेप्ट करें, एक और इसमें समझें, एक और इसी में ही समझ लेते हैं हम जल्दी से। अगर आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन पता है ना किस तरह से करना, अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास पूछा जाए कि HCl का यूज करा है ना कि H2SO4 का यूज करा है, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो एक्टिविटी आपकी NCERT में है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कि जब हमने वही ये जो डायग्राम है सपोज यही सेम डायग्राम है, इसमें हमने क्या करा, ये वाटर है, वाटर, और इसमें क्या डाल दिया हमने, HCl डाल, क्या डाला भाई, HCl। जिसमें हम एसिड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हम HCl यूज करेंगे, HCl की इसमें ड्रॉप डालेंगे। क्लियर है। यहाँ H2SO4 लिया था, इसमें HCl डाल। अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी, सिंपल, एनोड कैथोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोड ये कैथोड,
एनोड क्या बताई मैंने, जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और कैथोड क्या बताई, ऐसी इलेक्ट्रोड जहां से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, और वो कैथोड की तरफ जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास बाकी सारी चीजें सेम है। HCl डाला तो HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एसिड है ना ये, और H2O जब हम करंट देंगे तो H2O भी किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव स्पीसीज हैं ये चली जाएंगी एनोड की तरफ, किसकी तरफ जाएंगी, एनोड की तरफ, और ये चली जाएंगी कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड को हमने किससे अटैच कर रखा है, कैथोड कौन होगी, जिसमें हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रखा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रखा है, और एनोड वो होगी जिसमें हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ रखा है। तो एनोड पे ये स्पीसीज कलेक्ट होंगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते, समझा की बात। अब एनोड पे जो रिएक्शन होगी, एनोड पे हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज का ध्यान रखना, एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्लोरीन और OH है, ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। अब जो क्लोराइड है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH से कम होता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। यहाँ पे जो क्लोराइड है वो क्या करेगा, Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो यहाँ 2 क्लोराइड मैंने लिया। ठीक है, कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी, कैथोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैथोड पे तो ये हैं प्रोटॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 प्रोटॉन, और वो क्या बनाएगा, H2। ठीक है, हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे अगर हम HCl लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगी भाई, गैस कलेक्टर क्लोरीन, और यहाँ पे क्या कलेक्ट होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन। दोनों कितनी है, बराबर वॉल्यूम में है, कितनी है, दोनों बराबर, ये ध्यान रखना। क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है उनका वॉल्यूम बराबर है, दोनों बराबर अमाउंट में कलेक्ट होंगी। पर अगर हम H2SO4 का यूज करें, एसिडुएटेड जो वाटर है उसको हम अगर उसमें H2SO4 डाल लें वाटर में, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो 1 वॉल्यूम थी, और हाइड्रोजन जो थी वो कलेक्ट हुई थी जो कैथोड पे, वो 2 वॉल्यूम थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसका, एसिडुएटेड वाटर का, जिसमें हमने यूज एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड का किया है, तो कितने वॉल्यूम गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कलेक्ट होगी, और कहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हम एसिडुएटेड वाटर जिसमें हमने HCl का यूज करा है, तो कितने वॉल्यूम गैस कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होगी। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम क्या है भाई, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम लाइट की हेल्प से सिंगल प्रोडक्ट को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट तोड़ सकते। तो these are those decomposition reactions in which the single reactant species break down into 2 or more product species by the application of light. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है। जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं तो ये किस में टूट रहा है, सिल्वर में और
क्लोरीन में। जो सिल्वर AgCl है वो कैसा था, व्हाइट, लाइट में रखा तो ये टूट गया, Ag सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस निकल गई। समझा रही है बात। सेम सिल्वर ब्रोमाइड जिसका कलर कैसा है, येलो, सिल्वर ब्रोमाइड येलो है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये किसमें टूटेगा दोबारा, Ag और Br2, Cl2 की जगह क्या हो जाएगा, Br2, ब्रोमीन में टूट जाएगा, ब्रोमीन गैस में, तो दोबारा ग्रे बन जाएगा, वो ग्रे कलर होता है उसकी अपीयरेंस। समझा की बात। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको भी हम लाइट की प्रेजेंस में नहीं रख सकते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो H2O2 है उसको हम लाइट से बजाते हैं या डार्क बोतल में इसको क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसका आंसर अभी निकल के आएगा। जब इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें, H2O में और ऑक्सीजन। समझा की बात, किसमें टूटेगा ये, H2O में और ऑक्सीजन। बैलेंस कर दो इसको, 2 2 एंड ये गैस है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड। तो ब्रोमीन जो वी कैन से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको हम सनलाइट में नहीं रखेंगे, उसको हम डार्क बोतल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट में रखेंगे तो H2O2 रहेगी नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, H2O में। इसलिए हम जो H2O2 है उसको इसमें रखेंगे, किसमें स्टोर करेंगे, डार्क बोतल। क्लियर है। तो ये जो टॉपिक है ये काफी लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसको पार्ट में कर लें। तो ये पार्ट है, यहां तक फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा हमारा वो बनाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में दोबारा। इसी का हमें सेकंड पार्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो ये टॉपिक 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा खींच जाए। तो हम इसको पार्ट में करेंगे। जो हमने आउटलाइन देखी थी, आउटलाइन को हम उससे हट के अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग से करेंगे, और उसमें पॉसिबल हुआ तो हम आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी उसी में ही करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प के लिए तैयार हूं। आपको अप्रोच करना है, जहां भी डाउट है बातें करो, पूछो, आपकी प्रॉब्लम के लिए हम बैठे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।